हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में अचानक से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण वीडियो एंड हो गया और वन शॉट में हम रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो पार्ट टू ये हमारे वन शॉट रिवीजन का पार्ट टू रहेगा, जिसमें हम पार्ट टू फिजिक्स भी हम जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ये इंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होती है, तो सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमिनन होता है जिसमें सेम कॉइल में करंट चेंज होता है, तो उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे अपन सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और वहां पर जो ईएमएफ होता है आपका माइनस का एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। एन फाई, यहाँ पर जो फाई भी होता है, जो यहाँ पर आपका फ्लक्स लिंकेज होती है, वो इस इक्वली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इंड्यूस, वो करंट इंड्यूस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये सेल्फ इंडक्शन का प्रिंसिपल है। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में वो फिनोमेनन है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज होने पर दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे अपन म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ई इज इक्वल्स टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी होता है फॉर्मूला वहां पर। ठीक है, इनको भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। E इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, और सेल्फ इंडक्टेंस आपका E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अच्छी तरह से पढ़ लेना भैया। सोलेनोइड के करंट क्या होती है, तो L इज इक्वल्स टू आपको पता ही है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, या म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये आपकी इंडक्टेंस आती है। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ये भाई अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एसी जनरेटर को एक बार आप छोड़ दो। वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर इसको भी एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना इसकी। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कॉयल के मूव करने पर अपने आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल मूव करती है तो उसकी मोशन के कारण यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, और वही करंट जो होगा वो एसी करंट बनाएगा। वहाँ पर जो करंट बनेगी वो डीसी नहीं बनेगी, वहाँ पर यूनि डायरेक्शनल करंट नहीं बनती, वहाँ बाई डायरेक्शनल करंट बनेगी। दिस इज कॉल्ड एसी करंट। ठीक है, तो अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 के सारे ये जो कॉइल के डायरेक्शन है इनको अच्छी तरह से देख लेना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो चैप्टर 6 का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 7 पे आते हैं। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर के रिवीजन में। चैप्टर 7 के रिवीजन में एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। इसके भाई अच्छी तरह से देख लेना भाई, यहाँ पर कौन सा करंट कब लैग करता है, कब वोल्टेज लैग करती है, कब वोल्टेज लीड करती है, अच्छी तरह से देख लेना। कॉम्बिनेशंस अच्छी तरह से, सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट। जब अपन एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेजिस्टर में, तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम ही आते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू वी एम अपन में आर करके, क्योंकि अपन आर का डिवाइड करते हैं तो वहाँ आई एम आता है या आई नॉट आता है, जैसे अपन पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट या आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम की वैल्यू वी एम बाई आर होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई इसमें। और यहाँ पर जो फेजर डायग्राम होते हैं वो कुछ इस तरह से आपको शो कर, ये जो डायग्राम्स हैं ये कुछ इस तरह से आपको बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 से पाई में यहाँ हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, पाई से 2 पाई में कंप्लीट रोटेशन होता है। तो ये अच्छी तरह से डायग्राम देख लेना भाई। यहाँ पर करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। जब रेजिस्टर होता है तो करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। ठीक है, पावर का एक्सप्रेशन हाफ, दिस इज द इफेक्टिव करंट, द टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म ऑफ एज डीसी विच इज पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड, तो इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इनको भाई बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है आपको कि भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ डीसी करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रेजिस्टर एज द गिवन एसी करंट डज इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि डीसी करंट में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी जो एसी करंट प्रोड्यूस करता है एक कंप्लीट साइकिल पे, तो वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। तो आई आरएमएस होता है आई नॉट अपॉन में √2 या आई एम अपॉन में √2। जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है उसमें √2 का डिवाइड कर दो तो आपकी आई आर एम एस वैल्यू आती है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। आई नॉट आपकी पीक वैल्यू होती है, आई एम आपकी पीक वैल्यू होती है, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा के अपन पावर निकाल, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पावर। अब आपके यहाँ पर एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, तो ये कुछ फेजर्स हैं, अच्छी तरह से देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंडक्टर पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ लॉ अगर अपन लगाएंगे तो V माइनस एल डी आई बाई डी टी लगेगा, वहाँ पर जो आपका EMF प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी होता है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ EMF की वैल्यू V एल डी आई बाई डी टी के बराबर आएगी, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, V बाई एल हो जाएगा, और V की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी होती है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल, और इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन से करंट की वैल्यू आ जाएगी जो किसके बराबर होगी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ पर करंट जो है, यहाँ पर जो करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, आप बताओ, करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना, कब करंट लैग करता है, कब करंट लीड करता है। तो यहाँ जब अपन ने इंडक्टर की केस की बात की है, तो इंडक्टर के केस में यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू क्या आई है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 फेज से ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, EMF से ये लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या करेगी, लैग करेगी, किस फेज से, पाई बाई 2 फेज से, आप देख सकते हो डायग्राम पे, तो पाई बाई 2 फेज से ये लैग कर रहा है, ठीक है। ये चीज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और इसमें आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इजकल्स टू ओमेगा एल होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है यहाँ पर रेजिस्टेंस के बराबर होता है ये इंडक्टर में, जो यहाँ पर जो इंडक्टर एसी सर्किट में, इंडक्टर एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका जो एनालॉग है, एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल के बराबर होता है आपका, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर को जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पर आई की वैल्यू आती है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट लीड करता है यहाँ पर पाई बाई 2 फेज से, वोल्टेज से लीड कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर के केस में लैग कर रहा था, और कैपेसिटर के केस में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये चीज़ अच्छी तरह से देख लेना भैया। व्हाट हैपेंड, ओके, नेक्स्ट। ओके, तो कैपेसिटर के केस में लीड कर रहा है करंट, पाई बाई 2 फेस आगे चलेगा, तो ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लेना भाई, पाई बाई 2 फेस आगे चलता है करंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देख लेते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट आपका दे रखा है यहाँ पर, एलसीआर सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, अच्छी तरह से देख लेना भाई। एलसीआर सर्किट में अगर अपन जब एल सी और आर तीनों को एक साथ लगाते हैं और तीनों में ही एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या रिलेशंस आते हैं, क्या क्या फेजर डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पर जो टोटल फॉर्मूला होता है करंट का, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू बनती है, आप देख सकते हो, जो वी आर होगा वो तो आई के साथ चलता है, वी एल में लैग करता है और वी सी में लीड करता है, ठीक है। तो वी सी लीड करता है, वी एल लैग कर रहा है, और वी आर और आई एक साथ चलते हैं। तो इस केस में ये डायग्राम इस तरह से बनते हैं, और यहाँ पर फिर हम एक वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू किसकी होती है, आपकी वैल्यू होती है करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस टोटल, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट, इसका अंडर रूट लोगो तो ये आपकी वैल्यू आती है पीक करंट की, तो आई एम इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में या वी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ इंपीडेंस होता है जेड, जेड क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। और डायग्राम्स कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह से देख लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है रेजोनेंस, ठीक है,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेट अ मिनट। ओके, तो रेजोनेंस का फिनोमेनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट कब होता है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू बराबर हो जाती है। एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल होता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी इंडक्टर का इफेक्ट और कैपेसिटर का इफेक्ट बराबर हो जाता है और नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाती है, मतलब एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाती है। उस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1/√LC के बराबर होती है। और इसके डायग्राम्स अच्छी तरह से देख लेना भैया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजोनेंस। रेजोनेंस को अच्छी तरह से कर लेना भाई, अच्छी तरह से। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छी तरह से देख के जाना, ठीक है। पावर इन एसी सर्किट, पावर का भी सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। P इजिकल्स टू VI/2 cos phi होता है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह से देख लेना। जो आपका cos phi होता है, व्हाट इज cos phi? cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर होता है cos phi। cos phi की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। cos phi की वैल्यू अगर 0 होती है तो नो आपका पावर डिसिपेटेड, कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी cos phi की वैल्यू अगर 0 होगी तो, ठीक है। और एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है उस केस में ओमेगा एक्सएल इज टू एक्सी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर फाई में बी नॉन जीरो इन RL और RC और RCL सर्किट, इवन इन सच केसेस पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन द रेजिस्टर, तो सिर्फ रेजिस्टर में ही पावर डिसिपेट होती है, ठीक है। अगर अपन एलसीआर सर्किट की बात करें ना, उस केस में रेजिस्टिव सर्किट में तो आपको पता है मैक्सिमम पावर, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट होगा तो जीरो पावर, और एलसीआर सर्किट होगा तो जो रेजिस्टर है उसमें ही पावर जाएगी, ज़्यादा सारी पावर किस में जाएगी? रेजिस्टर में ही जाएगी, ठीक है। और रेजोनेंस के केस में देखें तो एक्सी एक्सएल जीरो हो गए, तो उस केस में दैट इज द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट, वो I/R के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से देख लेना। ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस थ्योरी पढ़नी है ट्रांसफार्मर की, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनॉन पे बेस है। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो याद रख लेना, VS/VP इजिकल्स टू NS/NP। स्टेप अप कब होता है? जब NS की वैल्यू, स्टेप अप मतलब NS की वैल्यू NP से ज़्यादा हो स्टेप अप, NS की वैल्यू NP से कम हो तो स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज होती है, स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज होती है। अब आता है अपना लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या हो गया, चल नहीं रहा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी चैप्टर नंबर 8, बड़ा अच्छा चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर, इसको भी रिवाइज करते हैं। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले उसको अच्छी तरह से रीड करते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट एक इफेक्टिव करंट होता है जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पैदा होता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर तो उसके कारण, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मैक्सवेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने ये कहा था कि अगर किसी भी जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है वहाँ पर एक ऐसा करंट फ्लो करता है जहाँ वहाँ चार्जेस एक्चुअल फ्लो ना कर पाएँ, वहाँ पर करंट फ्लो कर पाएगा जहाँ पर चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएँ, तो दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि जैसे कैपेसिटर के केस में होता है तो बीच में वहाँ पर कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर चार्जेस कैसे फ्लो कर पाएंगे, बट वहाँ पर भी करंट बनता है तो वो करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है जिसको अपन ने AC या DC सोर्स से चार्ज हो रहा है मान लो, तो वायर्स में क्या होता है? कंडक्शन करंट फ्लो करता है। वायर में तो बैटरी के थ्रू कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, पर जब कैपेसिटर के बीच में कोई भी चार्ज क्रॉस नहीं कर पाएगा तो उस केस में वहां पर कौन सा करंट है? तो प्लेट्स के बीच में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा बिहेवियर पैदा होता है। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, ठीक है। और ये एम्पियर लॉ को फॉलो करता है। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो एम्पियर लॉ अगर अपन लगाएं तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID, ये फॉर्मूला आएगा। इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ये फॉर्मूला होता है किसका? किसका? एम्पियर सर्किट लॉ में, पर वहां पर आ जाएगा म्यू नॉट IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है।
तो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है ई नॉट डी फाई बाई डी टी, ई नॉट डी फाई बाई डी टी। ये अच्छी तरह से भी पढ़ लेना, ठीक है। मैक्सवेल की जितने भी ये चारों इक्वेशंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, और जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है जो अभी अपन ने पढ़ा था, जो इंटीग्रेशन बी डी एल होता है म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट ई नॉट डी फाई बाई डी टी विच आई डी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनका सोर्स क्या होता है, इनको भी अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट इज द सोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनका सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो वेव होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल ऑक्सीलेशन से बनती हैं बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की म्यूचुअल ऑक्सीलेशन से बनती हैं उन्हें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती हैं, उनको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती हैं। और स्पेस में एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं ये, बिना किसी मीडियम के, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं ये फील्ड, इनके जो ऑक्सीलेशंस होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन सीधी चल रही हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऑक्सीलेशंस एकदम परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, ठीक है। यहाँ पर ई एक्स होता है ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई होता है बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो आती है 2 पाई बाय जेड के, 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। जैसे क्या कहते हैं, के क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सी की वैल्यू होती है 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत अच्छी तरह से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओमेगा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, भाई अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और कितने तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रीजन्स बनते हैं? गामा रीजन, एक्स रीजन, जिसमें गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारा, और ये सब इनविजिबल स्पेक्ट्रम है आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड एफएम रेड्स, ये सारी की सारी वेव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनके यूजेस जरूर पढ़ लेना भाई। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? गामा रेज आपकी जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻19 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। एक्स रेज कहाँ यूज़ होती है? जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से 10⁻19 के बीच में होती है। मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है, बोन्स को, टीथ को स्कैन करने में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं उसमें यूज़ होता है। अल्ट्रावायलेट रेज 10⁻15 से 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। वाटर के स्टरलाइजेशन में इसका यूज़ होता है, और आपके फ्लोरोसेंस और फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है। विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है ये स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज। IR जो आपकी इंफ्रारेड होती हैं 10⁻12 से 10⁻15 तक इनकी फ्रीक्वेंसी है। टीवी रिमोट कंट्रोल्स में, नाइट विजन डिवाइसेस में, थर्मल इमेजिंग में, हीटिंग और ड्राइंग में इसका यूज़ होता है। माइक्रोवेव्स आपकी 10⁻9 से 10⁻12 हर्ट्ज होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। माइक्रोवेव ओवन्स, कुकिंग में इसका यूज़ होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं आपके, वाईफाई में जो सिग्नल्स होते हैं ये सब माइक्रोवेव्स में ट्रैवल करते हैं। रडार होता है आपका, इन सब में माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव सबसे फ्रीक्वेंसी, इसका ऑर्डर याद रखना, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव सबसे कम, इंफ्रारेड उससे ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। MIUXG, MIU यानी कि म्यूग कह सकते हो आप, MIUXG, ठीक है। तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, ठीक है। इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी चलती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती हैं गामा रेज, एक्स रेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इनका स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है। इंफ्रारेड आपका हीट वेव्स में यूज़ होती हैं, ये हीट वेव्स की तरह काम करती हैं, इनको हीट वेव्स कहती हैं। मोबाइल्स में, रिमोट्स में, नाइट विजन में यूज़ होता है। माइक्रोवेव्स आपकी कुकिंग में और वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ये अच्छी तरह से इनके यूजेस अच्छी तरह से देख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। ये टेबल पूरी दे रखी है, ये टेबल पूरी रिवाइज कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग ये अपने सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो भाई पार्ट 1 फिजिक्स हमनी कंप्लीट हो गई। मैं चाहता था पूरा एक वीडियो में कंप्लीट हो, पर एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण हमारा वीडियो बीच में एंड हो गया था, तो हमने एक पार्ट 2 बनाया है, ठीक है। दोनों पार्ट एक साथ ही मैं अपलोड करूंगा, तो ये कंटिन्यू चलेंगे आपके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 फिजिक्स में हमारी, जो कि बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें, डेरिवेशंस बहुत कम है, ठीक है। चलो पार्ट 2 फिजिक्स पढ़ते हैं।
चलो पार्ट 2 फिजिक्स में से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका रे ऑप्टिक्स वाला एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन सबको पता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। एक मीडियम में लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाया करते हैं, यह आपका रिफ्लेक्शन होता है। आपके जो मिरर का भी साइन कन्वेंशन कर लेना, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है, ये एक्स एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस है, ये मिरर है। आपका कोई भी स्फेरिकल मिरर होते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप के, ठीक है। कॉनकेव में क्या होती है, बाहर पॉलिश होती है, अंदर की सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिव होती है। और कॉन्वेक्स में आपकी अंदर पॉलिश होती है और बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है। ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, इससे ऊपर सारी डिस्टेंसेस, सारी ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे जितनी भी डिस्टेंसेस आएंगी नेगेटिव होंगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलोगे तो सारी डिस्टेंसेस को पॉजिटिव में लेना है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाओगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव में लेनी है, ठीक है। ये भाई अच्छी तरह से देख लेना। फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ जो ऑप्टिकल, जो आपका पोल होता है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट अगर पैरेलल आ रही है मिरर के, और वो जब फर्स्ट टाइम इंटरसेक्ट करेंगी पैरेलल एक्सिस को, जहाँ पर वो पैरेलल एक्सिस को फर्स्ट टाइम मीट करती हैं सभी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पॉइंट फोकस होता है। आप देख सकते हो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट की हैं वो फोकस है, और फोकस से पोल की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। ये चीज़ ध्यान रखना भैया, ठीक है। और इनके साइन कन्वेंशन देख लेना अच्छी तरह से। फोकल लेंथ कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होती है, कौन से मिरर में। और फोकल लेंथ r/2 होती है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता ही है, सेंटर पॉइंट से पोल की डिस्टेंस सी से p की डिस्टेंस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। मिरर इक्वेशन पढ़ लेना, इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से देख लेना। 1/u = 1/v = 1/f, ठीक है। ये भाई अच्छी तरह से देख लेना। 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, ये आपका मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन माइनस में आता है मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस में आता है। फॉर द केस ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कॉन्केव मिरर में रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के केस में मैग्निफिकेशन चेंजेस होते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहते हैं, ठीक है। v की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, अगर इमेज हमारी कैसी बनी है, v की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इमेज वर्चुअल है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मिरर से पीछे बन रही है। इसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से देख लेना भैया, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। रिफ्रैक्शन फिनोमिनन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है पर कुछ पार्ट मीडियम में एंटर होता है। बट इस बार जब वो मीडियम में एंटर होता है तो लाइट रे होती है, अपने पाथ से मूव कर जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब हमारे दो मीडियम होते हैं, एक रेयरर होता है, एक डेंसर होता है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये फिनोमिनन आपका रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ना है रिफ्रैक्टिव मीडियम के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12 = ये वाला n के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल लॉ, sin i/sin r = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस कांस्टेंट को यानी कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंड अपॉन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is called refractive index, and this law is called Snell law, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है ये चीज, ये भी अच्छी तरह से देख लेना, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी कम हो जाती है, कितनी ज़्यादा हो जाती है, ये सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो लाइट आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, ठीक है। तो मीडियम 1 में जो स्पीड है डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में स्पीड, ठीक है। मीडियम 1 में स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में स्पीड,
ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, जैसे लाइट आपकी वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और साइन आई बाय साइन आर के भी बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं 1 से मीडियम 2 में जाता हूँ, या अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए यानी N21 चाहिए, तो विच इज इक्वल्स टू V1 बाई V2, V1 बाई V2। ठीक है, N21 हो जाएगा V1 बाई V2 और N12 हो जाएगा V2 बाई V1, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, जब लाइट रे किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होती है जो कि रेयरर मीडियम्स टू एट द इंटरफेस टू अ रेयरर मीडियम एट द इंटरफेस, तो वो पार्टिकल पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम में। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनटू द सेम मीडियम एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड टू द सेकेंड मीडियम, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये किस में होता है और ये कब होता है? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरैक्शन रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है। और इसका जो केस है, इसका जो कंडीशन है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सभी मीडियम में क्या क्या होती है? वाटर में, क्राउन ग्लास में, डेंस फ्लिंट ग्लास में और डायमंड में इसकी वैल्यू क्या है ये देख लेना भाई। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल क्राउन ग्लास में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल क्राउन ग्लास का है। तो क्राउन ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एंगल की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रिज्म में ऑप्टिकल फाइबर्स इसके यूजेस हैं। ठीक है, प्रिज्म में हम देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही रहा है अंदर। ठीक है, चमकना, जो प्रिज्म चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जो ऑडियो सिग्नल्स को, वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में, तो उसमें भी जो क्लैडिंग की जाती है, क्लैडिंग फिनोमिनन का यूज़ होता है। ठीक है, जिससे मीडियम को डेंसर बनाया जाता है। और जब लाइट एंटर होती है रेयर टू डेंसर एक मीडियम में आती है, तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एक तो ये बहुत पतली होती हैं जिसके कारण हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर ही लाइट इंसिडेंट करती है, जिसके कारण अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट करने लगती है और फिर दूसरे पॉइंट से वो बाहर चली जाती है। और लाइट यहाँ पर आपको पता है सिग्नल है, यहाँ पर एक तरह से लाइट क्या है, सिग्नल की तरह यूज़ की गई है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उनको लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़र करके हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन भी अच्छी तरह से देख लेना। इसका एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, अच्छी तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला ये बढ़िया तरीके से कर लेना भाई। लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N21 माइनस, ये N21 का मतलब म्यू है, म्यू, या N भी लिख सकते हो आप, N माइनस 1 अपॉन में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से कर लेना। लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं है। पावर ऑफ लेंस पता ही है, डायोप्टर में मेजर होती है, 1 बाई एफ होता है। ठीक है, उसके बाद भैया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज देख लेना, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें क्या फॉर्मूला आता है आपका, वो फाइनल फॉर्मूला याद रखना है आपको बस। 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है, और पावर होती है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, सीरीज में, वो एक तरह से सीरीज हो गया ना, कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज हो गया लेंसेज का। ठीक है, थ्रू प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर भाई अच्छी तरह से देख लेना डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस ई माइनस ए। आई होता है इंसिडेंट एंगल, ई होता है इमर्जेंट एंगल, ए होता है आपका प्रिज्म एंगल। ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो ग्राफ आता है, ये इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो किसके बराबर होती है? साइन ए प्लस डी एम। डी एम क्या होता है? मिनिमम डेविएशन या मीन डेविएशन जिसे कहते हैं, मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2 साइन ए बाई 2, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो ये भाई अच्छी तरह से देख लेना कि मीन डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कैसे डिपेंड करता है? डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, और मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे स्मॉलर डेविएशन, सबसे कम डेविएशन, जो ये वाली वैल्यू है ना, अपन देख सकते हैं सबसे कम डेविएशन कहाँ पर हो रहा है, ये वैल्यू है यहाँ पर, इस वैल्यू पे सबसे कम डेविएशन हो रहा है जब आई किसके बराबर है? इमरजेंट एंगल के बराबर है। तो इस केस में सबसे कम डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन जो होता है प्रिज्म का, वो आपका स्मॉलेस्ट एंगल होता है डेविएशन का प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, प्रिज्म जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पे लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। दिस इज द मिनिमम डेविएशन। और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना भाई। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, एम का फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1+d/f। ठीक है, 1+d/f बहुत अच्छी तरह से देख लेना भैया। डी क्या होता है? नियर पॉइंट होता है, सबको पता ही है। ठीक है, डिस्टेंस नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हमारी आई के लिए। एंगल की वैल्यू देख लेना भाई, h/d के बराबर होती है। मैग्निफिकेशन d/f होता है यहाँ पर, एंगुलर, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन इस केस में। ठीक है, ये भाई अच्छी तरह से सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे ये डिवाइडेड। टेलीस्कोप में m इज β/α होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, पर इनको आप पढ़ोगे अच्छी तरह से तो रिवाइज हो ही जाएंगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम देख लेना भाई, ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस का टेलीस्कोप का डायग्राम। ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा मत जाना, बस डायग्राम्स पे फोकस करना और डेरिवेशन पे फोकस करना, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अब आता है वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है हाइगन प्रिंसिपल। जो हाइगन का प्रिंसिपल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगन ने क्या कहा था? हाइगन का जो वेव फ्रंट थ्योरी है, तो वेव फ्रंट जो वेवलेट्स थ्योरी, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी, इसकी वेव फ्रंट थ्योरी, तो इसने वेव की तरह माना था। हाइगन ने लाइट को वेव की तरह माना था, और उसने क्या कहा था? वेव फ्रंट को डिफाइन किया था उसने। ठीक है, उसने वेव फ्रंट को डिफाइन किया था। वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। इसने क्या कहा था? लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वेव फ्रंट का हर पॉइंट छोटी वेव्स बनाता है, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है। वेवलेट का जो हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट होगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, मतलब छोटी छोटी वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। आगे जाकर ये सब वेवलेट्स की जो आउटर बाउंड्री होगी वो एक नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, और इस तरह लाइट ट्रैवल करती है। तो इसके दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, और इन वेवलेट्स का जो एनवेलप होगा वो अगला वेव फ्रंट बनाएगा, वो नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। ये देखो, ये एक सोर्स है, ये इसका हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवेलप अपन ने बनाया है ये नया वेव फ्रंट बन गया। ये एक वेव फ्रंट बना, फिर इससे एक नया वेव फ्रंट यहाँ बना, तो इस तरह से नए नए वेव फ्रंट्स बनते जाते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके सारे पॉइंट्स सेम फेस में हों। लाइट का वो इमेजिनरी पॉइंट जिसमें लाइट के सारे पार्टिकल्स सेम फेस में होते हैं, लाइट सेम फेस में होती है, लाइट का हर पॉइंट सेम फेस में होता है, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस जिसमें लाइट का हर पॉइंट सेम फेस में है। जैसे स्फेरिकल के लिए पॉइंट साइज होता है, पॉइंट सोर्स होता है। ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट यूज़ करते हैं, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यूज़ करते हैं, और आपका जो सोर्स अगर बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे सन है, सन से लाइट आती है तो उससे प्लेन बनाते हैं, वहाँ प्लेन आ रहा है, वेव फ्रंट प्लेन की फॉर्म में होता है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ये हाइगन के ज़रूर अच्छी तरह से आप देख लेना, इनका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1/v2 जो प्रूव किया था रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन फिनोमेनॉन को, हाइगन ने ये अच्छी तरह से देख के जाना। ठीक है, अब अपन आते हैं कुछ और अपने ये कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी अच्छी तरह से कर लेना। कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं एंड इनकोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, है ना? इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेट अ मिनट, शायद ये मूव नहीं कर रहा है, एक अब मूव कर रहा है, ओके। तो भैया कोहेरेंट क्या होती हैं और इनकोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? कोहेरेंट वेव्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में जो वेव्स होती हैं उनको कोहेरेंट वेव्स कहते हैं, और इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी वजह से स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है अपन को, ध्यान रखना। कोहेरेंट वेव्स की वजह से ही स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ठीक है, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दोनों वेव्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन में चलती हैं। क्रेस्ट से उनका क्रेस्ट मिलता है, ट्रफ से ट्रफ मिलता है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो अगर सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है
तो वहाँ से कोहेरेंट वेव्स बनेंगी। और अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है और उनका फेज डिफरेंस भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो हम उन वेव्स को इनकोहेरेंट वेव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूब लाइट से जो लाइट प्रोड्यूस होती है ये इनकोहेरेंट होती है, बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होती है इनकोहेरेंट होती है, सनलाइट आपकी जनरली इनकोहेरेंट होती है। ठीक है, और इनका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल y1 प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। दो वेव्स का जब एम्पलीट्यूड मिलता है तो y इज इक्वल्स टू जो नेट एम्पलीट्यूड बनता है y1 प्लस वाई टू प्लस टू ए कॉस ओमेगा टी के बराबर होती है। और उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो 4I0 हो जाती है। 4I0 की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये अच्छी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट। यंग्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए कि लाइट वेव नेचर शो करती है, उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए ही यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया था और एक नैरो स्लिट उसने यूज की थी। और वहां पर नैरो स्लिट में क्या किया था, दो पास S1 और S2 आप देख सकते हैं, दो स्लिट्स बना लिए थे। यहाँ पर S1 और S2 दो स्लिट्स बना लिए थे और सामने एक स्क्रीन लगाई थी। ठीक है, तो S1 S2 सेम सोर्स से लाइट लेते हैं, तो सेम सोर्स से लाइट लेने के कारण वहां पर कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जहां कोहेरेंट वेव्स बनती हैं वहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों से कोहेरेंट वेव्स बनेंगी, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अब वहां से जो वेव्स निकल रही हैं, जब उन वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, जब उन वेव्स का क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिलता है, तो वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, जो आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ ब्राइट टू ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। और अगर क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है तो वहां पर डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। वहां पर क्या बनती हैं, डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये फिनोमेनन कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है, ये फिनोमेनन कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होता है और पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है और डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, और फ्रिंज विथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बीटा जो फ्रिंज विथ होती है, फ्रिंज विथ आपकी होती है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इज कॉल्ड फ्रिंज विथ। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप देख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग के एक्सपेरिमेंट और उसके डेरिवेशंस। ठीक है, और डिफ्रैक्शन ऑफ द सिंगल स्लिट, ये अच्छी तरह देख लेना। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन कौन सा फिनोमेनन है ना, ये भैया अच्छी तरह से इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल स्लिट यंग्स का सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है, जनरली लाइट वेव्स किसी ऑब्स्टिकल या नैरो स्लिट के पास से गुजर जाती है ना, तो वो मुड़ जाती हैं, यानी कि जिस रीजन में लाइट को नहीं जाना चाहिए था वहां पर वो लाइट चली जाती है, तो लाइट डार्कर रीजन की तरफ मुड़ जाती है। उस फिनोमेनन को अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है, उस फिनोमेनन को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। और उसके लिए जो स्लिट का साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है, जिसके कारण ये फिनोमेनन होता है। ठीक है, लाइट के वेवलेंथ और स्लिट का साइज लगभग अगर सेम है तो उस केस में ये डिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर स्लिट बहुत ज़्यादा वाइड है तो वहां पर कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता है। स्लिट बहुत बड़ा है तो कोई डिफ्रैक्शन नहीं, पर स्लिट अगर बहुत छोटा है, अगर उसकी वेवलेंथ लगभग लाइट के बराबर है, ऑब्स्टेकल की वेवलेंथ अगर लगभग लाइट के बराबर है, तो उस केस में हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और वहां पर भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, क्योंकि वहां पर भी इंटरफेरेंस होता है लाइट का, सुपरपोजिशन होता है लाइट का। ठीक है, उसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। सिंगल स्लिट में मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं, एक सिंगल स्लिट का यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंगल स्लिट का यूज करते हैं और वहां पर हमें एक सामने एक स्क्रीन लगी होती है जहां पर हमें क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। वहां पर भी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिफ्रैक्शन के बारे में था। सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन भी अच्छी तरह से देख लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी अच्छी तरह से फिनोमेना है। पोलराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज पोलराइजेशन, इसको भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे अपन, ठीक है, कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है, क्योंकि इसकी ये थ्योरी का टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो पोलराइजेशन वो फिनोमेनन होता है जिसमें लाइट वेव्स के वाइब्रेशंस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लाइट के जो वाइब्रेशंस है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो बाद में पता चला था, ठीक है। बट हम ये जानते हैं लाइट में कुछ वाइब्रेशंस तो होते हैं, अभी तो वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, तो वेव थ्योरी में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात ही नहीं हुई थी। पर हम ये कह सकते हैं लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको हम एक ही डायरेक्शन में अगर कर दें तो ये फिनोमेनन कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो नॉर्मल लाइट जो होती है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं। और पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में हो जाते हैं, अपन उन वाइब्रेशंस को एक प्लेन तक सीमित कर देते हैं, तो वो लाइट हो जाती है आपकी पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और वहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। The intensity can be further controlled from 50% to 0 of the incident intensity by adjusting the angle between the pass axis of two polaroid। दो polaroid की pass axis के angles को adjust करके हम 50% तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी को। ये चीज़ ध्यान रखना। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड लाइट प्रोड्यूस करने वाला एक मटेरियल होता है, उसे अपन पोलराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनको अच्छी तरह से देख लेना। बाकी भैया आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और आपका इंटरफेरेंस, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स, फ्रिंज विथ, वेवलेंथ, फ्रिंज विथ क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, डार्क फ्रिंज कब बनती है, इन सबको अच्छी तरह से देख लेना। और डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर हमारा रिवाइज हो चुका है। अब ये आता है आपका चैप्टर 11, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन है। इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने टाइप्स का होता है वो आप अच्छी तरह से देख लें। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, जब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बाहर निकलने लगें, उनको एक इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दो कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को छोड़ने लगें, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। ये कितने टाइप्स का होता है, मेनली देखो ये आपको 3 टाइप्स में यहाँ पर बताया है, इसको 4 टाइप्स में बताया है आपको। फर्स्ट इज थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन मतलब हीट, अगर लाइट को हीट देते हैं, अगर मेटल को ज़्यादा गर्म करें तो मेटल को उतनी एनर्जी मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम मेटल को छोड़ देते हैं, तो वो आपका थर्मियोनिक इमिशन होता है, ठीक है। जैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया था, वैक्यूम ट्यूब्स में करते थे, तो वो थर्मियोनिक इमिशन था। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो मतलब लाइट, जब अपन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें कि वहाँ पर उनको इतनी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ दें, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाता है। और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। फील्ड इमिशन क्या होता है, फील्ड इमिशन मतलब हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें जिससे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ दें, दिस इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। सेकेंडरी इमिशन मतलब क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ करते हैं, इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से हिट कराते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर से वो उतनी एनर्जी ट्रांसफर अगर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को जिससे वो मेटल सरफेस को छोड़ दें, तो वो इमिशन कहलाता है सेकेंडरी इमिशन। यानी हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वो सेकेंडरी इमिशन है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है, जिससे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम मेटल सरफेस में डालेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमेनन है जिसमें एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर अपन डालते हैं, जब मेटल सरफेस पर उसको अपन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली इमिट होने लगते हैं। इस फिनोमेनन को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन क्या थी और हॉलबर्ग और लेनर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करना कि हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, हॉलबर्ग और लेनर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया था, हर्ट्स ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम किया था तो उन्होंने ये देखा था कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल सरफेस पर डालते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स पर डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी को ही अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हर्ट्स ऑब्जर्वेशन। और हॉलवॉक ने क्या किया था, हॉलवॉक ने एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली थी और उस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पर यूवी लाइट को उसने क्या किया था, इंसिडेंट किया था, यूवी लाइट उसमें डाली थी। तब उसने ये देखा था कि वो जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो ज़ीरो हो गई, उसमें नेगेटिव चार्ज रहे ही नहीं। ठीक है, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी उसमें कोई नेगेटिव चार्ज रहा ही नहीं, वो न्यूट्रल हो गई। और जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर उसने लाइट को डाला तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि भाई जब हम यूवी लाइट डालते हैं नेगेटिव चार्ज प्लेट पर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, और इसी फिनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और विजिबल लाइट में इतनी ताकत नहीं होती कि वो फिनोमेनन कर सके, तो इसलिए यूवी लाइट का यूज किया था। ठीक है, और लेनर्ड की ऑब्जर्वेशन भी इसी तरह थी। तो लेनर्ड ने बस वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब बनाई थी, वैक्यूम ट्यूब बनाई थी, और वहां मेटल सरफेस और कलेक्टर प्लेट का उसने यूज किया था। ठीक है, लेनर्ड की ऑब्जर्वेशन थी वहां पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग थी, ये भी लेनर्ड ने बताया था। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, और लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं, उनमें कोई टाइम नहीं लगता, यानी कोई टाइम लैग नहीं होता है, ये भी लेनर्ड ने ही बताया था। एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको स्टडी करना, इसको अच्छी तरह डायग्राम विद डायग्राम आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट पे इंटेंसिटी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भाई अच्छी तरह से पढ़ लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, यानी फोटो करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो, वो फ्रीक्वेंसी, वो पोटेंशियल जिसपे सभी फ्रीक्वेंसीज की लाइट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, यानी सभी पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए, सभी फ्रीक्वेंसीज की लाइट का करंट जीरो हो जाए, तो वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसका डायग्राम भी अच्छी तरह से देख लेना। के मैक्सिमम की वैल्यू ई वी नॉट होती है, आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस टाइम उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होती है, तो ई वी नॉट के बराबर होती है, एंड वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इसमें भी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, तो हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग होती है, और हर मेटल के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और वेव थ्योरी में क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, तो वो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इनकी क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से पढ़नी है कि भाई लाइट कंटिन्यूस वेव होती है, लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लाइट एक तो कंटिन्यूस वेव है और लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कलर से डिसाइड होती है, जैसे रेड की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ेगी। लो फ्रीक्वेंसी लाइट लोगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी इंटेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इमिशन में टाइम लगना चाहिए था पर टाइम नहीं लगता है। ठीक है तो कुछ वेव थ्योरी में कमियां भी थी, उससे ये पता चला कि इसमें टाइम क्यों नहीं लगता, तो वो वेव थ्योरी से पता नहीं चल पाया था। वेव थ्योरी से ये पता नहीं चल पाया था कि टाइम लैग क्यों नहीं होता, क्योंकि वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट टकराएगा तो टाइम लगेगा ना, तो ध्यान रखना वहां पर टाइम नहीं लगता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन पढ़ चुके हैं, तो ये वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट मेटल सरफेस को हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट हो जाते हैं। ठीक है, बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट तुरंत इमिट नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लगना चाहिए था निकलने में, तो यहाँ पर वेव थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी मैटर ही नहीं करती, वहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, और कोई टाइम लैग नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल रहे थे, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वेव थ्योरी में थोड़े से क्वेश्चंस उठने लगे थे। ठीक है, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये भाई अच्छी तरह से पढ़ लेना कि भाई के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होता है, एंड प्रपोज अ रेडिकली न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू एक्सप्लेन
photoelectric effect. In this picture, the photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. Radiation energy is built up of discrete units. This is called quanta. तो क्वांटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आइंस्टीन ने प्रपोज किया था, क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन, जिसको फोटोन कहा था। ठीक है, जो लाइट का क्वांटा होता है वो फोटोन होता है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो आइंस्टीन ने प्रपोज किया था। और वहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो h न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर थी। ये चीज आपको याद रखनी है। फाई नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन। और इसकी कुछ इक्वेशंस हैं, ये सारी अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो इक्वेशंस थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और ये जो क्वांटाइजेशन की, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन की जो इक्वेशंस हैं, इनको भी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, जिसे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो फोटोन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये जो फिनोमिनन आइंस्टीन ने प्रपोज किया था क्वांटा का, पैकेट्स का, तो उसकी कुछ पिक्चर है यहाँ पर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पढ़नी है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। यानी जब वो मैटर के साथ रेडिएशन बिहेव करता है तो वो फोटोन की तरह, पार्टिकल की तरह नेचर शो करता है, और जब वो ट्रैवल करता है तो वो वेव की तरह ट्रैवल करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ईच फोटोन के पास h न्यू एनर्जी होती है और कुछ मोमेंटम भी होता है, विच इज h न्यू बाय c। ठीक है, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी v एंड वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी। तो ये कुछ, एंड फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिनॉन सब आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। फिर वेव नेचर ऑफ मैटर, ये भाई डी ब्रॉगली साहब ने दिया था। तो डी ब्रॉगली साहब के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेवियर शो करता है। तो ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। तो वेव नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है कि हर मूविंग पार्टिकल जो होता है उसके साथ वेव प्रॉपर्टीज भी एसोसिएटेड होती हैं। ये लुइस डी ब्रॉगली ने आइडिया दिया था, और उसमें जो वेवलेंथ थी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या थी? h अपॉन में p थी, जहाँ p की वैल्यू mv होती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा मास या स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, पार्टिकल की वेवलेंथ उतनी कम होगी। इसके अकॉर्डिंग ये था। जो पार्टिकल से वेव एसोसिएट होती है, जैसे पार्टिकल वेव कहा जाता है, तो अगर पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा है या पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो दोनों ही केसेस में वेवलेंथ का कम होना पॉसिबल है। तो सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर नहीं होती है, पार्टिकल्स अगर रेस्ट में होते हैं तो उनके लिए भी वेवलेंथ होती है, बट वो इनफाइनाइट होती है। तो वहाँ पर वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होता। जो रेस्ट पार्टिकल होते हैं उनका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वेवलेंथ इनफाइनाइट है। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो ये वेव नेचर अनऑब्जर्वेबल होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पे इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स थे, उन पे ये वेव नेचर काम करता है, जिसे पार्टिकल वेव कहा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव का जो कॉन्सेप्ट था वो डी ब्रॉगली ने ही दिया था। ओके, तो ये आपका ये वाला चैप्टर भी रिवाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे चलते हैं। आज इसी सेशन में मैं पूरा पार्ट 2 भी आपको रिवाइज करा दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अब आता है आपका चैप्टर 12, एटम्स। अब एटम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये भैया अच्छी तरह से देख लेना। अल्फा पार्टिकल्स इसने लिए थे, जिसे हीलियम +2 पार्टिकल्स कहते हैं, और एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। तो उसने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉइल पर इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई थी, और किसके लिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम +2 पार्टिकल्स थी, उनकी बम्बार्टमेंट कराई थी गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई थी, और उसने कुछ रिजल्ट्स देखे थे। उसके ऑब्जर्वेशंस थे कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, मतलब हीलियम +2 पार्टिकल्स हैं, वो सीधे पास आउट हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स में थोड़ा एंगल का डिफ्लेक्शन होता है, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी हैं जो बहुत कम हैं, जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, 180 डिग्री में मुड़ जाते हैं। यानी कि वो जैसे ही गोल्ड फॉइल के पास पहुंचे, वो तुरंत अपने उन्होंने रास्ता बदल लिया, वो 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट बैक हो गए। यानी कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे, जो बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे
जो बैक स्कैटर्ड हो गए, मतलब उनको कहते हैं बैक स्कैटर्ड होना, 180 डिग्री पे बैक स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। तो ये उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस थे उसके। फिर कंक्लूजन्स क्या थे उसके, उसने ये कहा कि भाई ये एटम का जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है, क्योंकि भैया सारे अल्फा पार्टिकल्स तो निकल गए थे। फिर उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम का, वो उसके सेंटर में कंसंट्रेट होता है, क्योंकि एक ऐसा दो तीन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 180 डिग्री पे मुड़ रहे थे, मतलब कि वो न्यूक्लियस के सेंटर में से गुजरे होंगे, गोल्ड के सेंटर में से गुजरे होंगे, तभी जाके वो इस बैक स्कैटर्ड हो गए। मतलब कि सारा का सारा जो उसका मास है वो न्यूक्लियस में है, जो कि उसके सेंटर में है, और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा डेंस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड घूमते हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी कि भाई क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करना चाहिए था और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत डेंस होता है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो हमें मिला था, ठीक है। फिर आगे जाके अल्फा, इसकी जो कुछ फोर्सेस हैं वो कुछ देख लेना भाई। जो मैग्नेटिक ऑफ फोर्स है F इज टू 1/4πε0 2E ZE अपन में R स्क्वायर होता है, 2E होता है हीलियम का चार्ज और ZE होता है उस न्यूक्लियस का चार्ज अपन में R स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री देख लेना भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होती है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये भी देख लेना, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला K+U, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो ये भी अच्छी तरह देख लेना, केमिस्ट्री में तो आप ऐसे पढ़ते ही हो, ठीक है। तो फिजिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज बनती हैं, यानी कि वो एक पैटर्न होता है, डिस्क्रीट लाइंस होती हैं इसमें, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स चेंज करने पर इमिट या ऑब्जर्व होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स को चेंज करते हैं, तो उसमें कुछ इमिजन्स होते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शंस होते हैं, मतलब हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रल पैटर्न होता है, जिसे अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी लेवल्स में होते हैं, जब वो हायर एनर्जी में जाते लोअर एनर्जी में आता है तो लाइट को इमिट करता है, ठीक है, हायर से लोअर में जाता है तो लाइट को इमिट करता है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मिलती हैं और कुछ स्पेसिफिक सीरीज मिलती हैं लाइन फॉर्मेट में, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज ये हमें मिल ही रही हैं। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन सीरीज जो यूवी रीजन में होती है, बामर सीरीज जो विजिबल रीजन में होती है, पास्चन सीरीज जो IR रीजन में होती है, ये हमें मिलती है, ठीक है। और इसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जहाँ पर उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π के बराबर होती है। तो लीन्स बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और सिर्फ सर्टेन एनर्जीज ही वहाँ पर अलाउ होती हैं। इस मॉडल को नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं और फिक्स ऑर्बिट में रहते हुए कोई एनर्जी लूज नहीं करते हैं, और उन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π के बराबर होगी। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी से अपनी लोअर एनर्जी से हायर स्टेट में जाएगा तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो वो अपनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में रेडिएट कर देगा, ठीक है। और nth ऑर्बिट के लिए भी फॉर्मूला याद रखना, -13/6 अपॉन में n स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, उसका फॉर्मूला -13.6 अपॉन में n स्क्वायर EV होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 अपॉन इंटू 10⁶/n होती है। ये चीज़ याद रखना आप अच्छी तरह से, ठीक है। और डी ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन वैसे आ सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रही, पर हाँ इसको भी आप स्टडी कर लेना। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पॉस्टुलेट्स। बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट था, भाई बोर के पॉस्टुलेट्स अच्छी तरह से देख लेना। फर्स्ट फॉर्म पॉस्टुलेट क्या था, सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, ये अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। उसने क्या क्या कहा था,
बोर भाई साहब ने क्या क्या कहा था और उससे कुछ अपन ने रिजल्ट्स निकाले थे। ठीक है, ये सारे पॉस्टुलेट्स की आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना भाई। काफ़ी मुश्किल होता है सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करना रिवीजन सेशन में, पर हाँ हमने काफ़ी अच्छी तरह स्टडी किया है, हर टॉपिक को देखा है, और आपको जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन, मैंने आपको बता दिया था स्टेबल ऑर्बिट्स में वो घूमते हैं। ठीक है, एंड विदाउट एनी इमिजन, वहाँ पर कोई उनका एनर्जी इमिजन नहीं होता है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और सेकंड पोस्टुलेट बता दिया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 के बराबर होती है। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, जब वो हायर से लोअर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी कुछ लेगा, पहले तो एनर्जी लेगा लोअर से हायर जाने के लिए, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी दे देगा फोटोन की फॉर्म में, और वो एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए -13.6/n² के बराबर होगी। ठीक है, डी ब्रॉगली की जो सेकंड पोस्टुलेट की जो थी, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है बोर के अकॉर्डिंग। और लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं बल्कि वेव भी है, क्योंकि वहाँ पर उसकी वेवलेंथ होगी, हर मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैटर वेव भी होती है। ये अकॉर्डिंग था ये डी ब्रॉगली ने कहा था, और डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ थी λ=h/mv थी, λ=h/mv थी। और इसका की आइडिया क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो स्टेबल ऑर्बिट तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन की वेव ऑर्बिट के अलोंग एक स्टैंडिंग वेव बनाए, इलेक्ट्रॉन की और वेव ऑर्बिट की अलोंग एक स्टैंडिंग वेव बनाए, तभी वो पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी फिर, ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो फिर उसने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था mvr=nh/2 करके, और उसने ये बता दिया था कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स वेव परफेक्टली फिट बैठ जाए। यानी अब वो ऑर्बिट कहां पर होगी, तो वो ऑर्बिट वही होगी, स्टेबल ऑर्बिट वही होगी जहां इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो परफेक्टली फिट हो जाए, वो आपकी स्टेबल ऑर्बिट्स रहेंगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था किसका, डी ब्रॉगली का। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा रिवाइज हो गया, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब आता है न्यूक्लियर, चैप्टर 13, आपका सेकंड लास्ट चैप्टर। अब देखो इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास का कंपोजिशन देख लेना भैया। एटॉमिक मास 1 व्यू किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एंड ये 1/12 मास होता है कार्बन का, उसके बराबर होती है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, और जो एटॉमिक कंपोजिशन होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास, और पूरा एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारा का सारा मास है। तो अगर अपन सिर्फ एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर में सिर्फ क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आता है, तो वो एटॉमिक नंबर हो जाता है, जिसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, वो तो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली 1.672 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल मास निकालना है एटम का, तो उसमें न्यूक्लियस का, वैसे सारा का सारा मास उसमें न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास पूरा का पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक कंपोजिशन है कि भाई एटम में क्या चीज़ है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में उसका सारा मास है। तो जो एटम का कंपोजिशन है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, किसने की थी, 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स का तो पता लगा लिया था, पर न्यूट्रॉन्स का कैसे पता चला था, तो इसलिए एक न्यूट्रल पार्टिकल का आइडिया जो था वो जेम्स चैडविक ने पता किया था। तो जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट का यूज किया था, तो पोलोनियम उसने यूज किया, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स को उसने बेरिलियम की शीट पे मारा था। बेरिलियम की जो शीट होती है, पतली शीट, गोल्ड, उसने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली, तो उससे इंस्पायर होके जेम्स चैडविक ने क्या किया कि भाई जेम्स चैडविक ने सोचा कि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करा के गोल्ड फॉइल पर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी, तो क्यों ना मैं अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे हिट करा के, बॉम्बार्ड करा के एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी करूं। तो बेरिलियम से क्या हुआ था, एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकला था। ठीक है, और ये रेडिएशन चार्ज नहीं था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से
डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो पहले तो इसे समझा कि ये गामा रेज होंगी, पर बाद में जब इसका पैराफिन वैक्स टेस्ट किया तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, इस रेडिएशन को पैराफिन वैक्स पर गिराया जो कि हाइड्रोजन रिच होता है। तो वैक्स से फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स निकलने लगे। तो वैक्स से क्या निकलने लगे, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स निकलने लगे। तो ये जो होता है, ये सिर्फ गामा रेज इतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती, ध्यान रखना, ये गामा रेज इतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं कि उसमें से फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स निकलने लगे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि इस रेडिएशन में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स थे जिनका मास प्रोटॉन के बराबर था और जिनका चार्ज 0 था, जिससे वो सारे प्रोटॉन्स उसमें उस पार्टिकल्स की एनर्जी प्रोटॉन्स में ट्रांसफर हो गई और प्रोटॉन्स बाहर निकलने लगे। और उन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन, क्योंकि उनका चार्ज 0 था, वो न्यूट्रल पार्टिकल थे और उनका जो मास था वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन अनचार्ज होते हैं। तो ये डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस के लिए भाई ये फॉर्मूला ध्यान रखना, R इज टू R0 A की पावर 1/3। ए आपको पता है ये एटॉमिक मास नंबर होता है। R0 जो वैल्यू होती है, R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, या 1.2 फेम्टोमीटर जिसे कहते हैं, या 1.2 फर्मी जिसे कहते हैं। मास है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन। तो E इज इक्वल्स टू mc², या आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, ये भाई अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, जो स्पेशल रिलेटिविटी से फॉर्मूला आया था, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये भाई अच्छी तरह से पढ़ लेना, E इज इक्वल्स टू mc²। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस को उसके सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में पूरी तरह तोड़ने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं, सभी को पता है। उन्हें अलग करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, न्यूक्लियर स्टेबल उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर स्टेबल होगा। मास डिफेक्ट क्या होता है, यहां पर मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो होता है वो न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से थोड़ा कम होता है, तो उसे कहा जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M, M होता है न्यूक्लियस का मास। तो ये देखा गया कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास है, न्यूक्लियस का जो मास है, अगर अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दें और अगर अपन न्यूक्लियस का एक्चुअल मास देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा आएगा। यानी कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है पर एक्चुअल एटम का मास कम होता है, एक्चुअल जो न्यूक्लियस है उसका मास कम होता है। यानी न्यूक्लियस का अगर अपन मास देखें, यानी अगर अपन एक थैला लें, थैले में टमाटर है तो टमाटर का अगर अपन वजन करें तो वो थैले के वजन से ज्यादा आएगा। ये कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक्चुअल न्यूक्लियस के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्चुअल न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। और वो मास कहाँ चला गया, वो मास कहाँ चला गया, तो वो मास चला गया न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करने में, क्योंकि एनर्जी और मास क्या होती हैं, आपस में रिलेटिव है, E इक्वल्स टू mc² है। तो वो मास डिफेक्ट कहाँ हो रहा है, वो मास कहाँ जा रहा है, एटम का मास कम क्यों हो रहा है, सॉरी न्यूक्लियस का मास कम क्यों हो रहा है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो उतना ही तो होना चाहिए था। तो वो मास लॉस कहाँ हुआ, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, किसकी एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में। न्यूक्लियस को बांधे रखने की एनर्जी जो होती है बाइंडिंग एनर्जी, उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc²। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना और इसका ग्राफ देख लेना भैया। आयरन को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, 56 में आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी कम होने लगती है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आ जाते हैं, फिर ध्यान रखना। ठीक है, और आपको पता है जब यहाँ पर आयरन से पहले वालों में न्यूक्लियर फिजन होगा या फ्यूजन होगा, तो न्यूक्लियर आयरन से पहले वाले में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और आयरन से बाद वालों में न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना। न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा डिके क्या होते हैं। ठीक है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, हेनरी बैक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हाईली अनस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, उनमें लगातार पार्टिकल्स का डिके होता रहता है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा गामा डिके, 3 तरह के डिके होते हैं।
ठीक है। फिर मेन चीज़ जो यहाँ पर है फिजन। फिजन क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब हम किसी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है उसको अगर अपन किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक यूरेनियम में बम्बार्ड कराएंगे तो वो उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो हाईली स्टेबल बन जाता है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में वो क्या होता है, ब्रेक होने लगते हैं, टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में ब्रेक होने लगते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर फिजन रिलीज होती है इसमें, ठीक है। और इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर में और एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। अगर इसको कंट्रोल कर दिया जाए थ्रू ग्रेफाइट रॉड्स तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनाती है, और अगर बॉम्ब में चाहिए आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है तो अनकंट्रोल्ड का यूज़ करो। न्यूक्लियर फ्यूजन ये स्टार रिएक्शन है, स्टार्स में होती है। तो स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रोजन मिल के हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन मिला, फिर उसने हाइड्रोजन टू ड्यूटेरियम बनाया, फिर ड्यूटेरियम बन के ट्राइटियम बनाया, फिर हाइड्रोजन मिल के फिर उसने हीलियम बनाया, फिर आगे चल के 2 ड्यूटेरियम और मिले, फिर ट्राइटियम और एक हाइड्रोजन बना। तो इस तरह से हाइड्रोजन से हीलियम बनने का जो प्रोसेस है और हाइड्रोजन के अदर आइसोटोप्स बनने का जो प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये फिनोमेनन सिर्फ स्टार्स में ही होता है, क्योंकि इतनी एनर्जी वहीं होती है कि 2 हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बना सके। तो ये स्टार एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये भाई अच्छी तरह से देख लेना। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ये भाई अच्छी तरह से देखना, ठीक है। कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूक्लियस चैप्टर के। अब भैया आता है आपका सबसे खतरनाक चैप्टर, सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल। ये बड़ी खतरनाक टॉपिक है और यहाँ आते आते मेरी भी हालत ख़राब हो गई है और आपका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि आपको तो पूरा सिलेबस कवर करना है भैया। 3 दिन ही बचे हैं, पर हाँ इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाना चाहिए कि हाँ हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है और हाँ मुझे सब कुछ आता है। मैनिफेस्ट करो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा और मैं मिनिमम 90% से ज़्यादा तो लेके ही आऊँगा, मिनिमम 90% से ज़्यादा मैं लेके आऊँगा और मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। ये आप मैनिफेस्ट कीजिए और ज़रूर यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, गॉड आपकी हेल्प करेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर का रिवीजन, सेमीकंडक्टर यानी कि आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो भैया, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। रिवीजन सीरीज़ है, क्रैश कोर्स सीरीज़ है और सब कुछ मैं कवर करा रहा हूँ आपको, पर हाँ इतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ लेते हैं जल्दी से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है और जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एकदम प्योर स्टेट का सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। और मेटल्स में कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो रेशो है ये आपको देख लेना है भाई। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या क्या होती है ये अच्छी तरह से देख लेना भैया, ठीक है। अपन मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये भैया अच्छी तरह से देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड के डायग्राम्स का, एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट का, ये आप अच्छी तरह से देख लेना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये जो पूरा फिनोमिनॉन है ये एनर्जी बैंड थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड थ्योरी की सिंपल एक्सप्लेनेशन ये कहें कि एनर्जी बैंड थ्योरी ये बताती है कि सॉलिड क्रिस्टल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस एनर्जीज में नहीं बल्कि अलाउड एनर्जी बैंड्स में रहते हैं और इन बैंड्स के बीच में एक गैप होता है जिसे फॉरबिडन गैप कहते हैं, ठीक है। उनके बीच में कुछ गैप होता है, आप देख सकते हो ना ये जो गैप है ईजी का, ये फॉरबिडन गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस एनर्जीज में नहीं है बल्कि अलाउड एनर्जी बैंड्स में है, ठीक है। वो वहीं पर ही है जहाँ वो उनके लिए अलाउ है और उनके बीच में जो गैप है वो फॉरबिडन गैप है। तो इसी थ्योरी से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट सामने आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहला जो केस है आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर कंडक्शन वैलेंस बैंड दिखाया गया है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप है। तो पहले वाले ए जो हैं आपके,
ये आपका कौन हो गए, मेटल्स हो गए। बी वाले कौन हो गए, आपके इंसुलेटर्स हो गए। और सी वाले जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप है, ये सेमीकंडक्टर हो गए। जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है वो तो इंसुलेटर ही हो गए, उनमें कोई कंडक्शन हो ही नहीं सकता। जिनमें एनर्जी डिफरेंसेस बहुत कम है या ओवरलैपिंग है, ये सारे कंडक्टर्स हैं आपके, ठीक है, मेटल्स हैं आपके, ठीक है। और जिनमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये सेमीकंडक्टर हैं। इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब वो सेमीकंडक्टर्स जिनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है, तो वो आपके होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और यहां पर ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। नीचे वाला होता है वैलेंस बैंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो ध्यान रखना नीचे वैलेंस बैंड में होल्स बन जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए उतने होल्स क्रिएट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वैलेंस बैंड में उतने होल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं, ठीक है। पर इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। अगर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें इंप्योरिटी डालनी होती है। और इंप्योरिटी डालने के लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है हम यहाँ पर डोपिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग करने के लिए हम यहाँ 2 तरह की डोपिंग कर सकते हैं। तो डोपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरह की डोपिंग करते हैं। एक तो हम यहाँ पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं और एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। कौन सी इंप्योरिटी, पेंट्रावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। तो टेट्रावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर हमें कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे जिनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से बहुत ज़्यादा है। जिनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से बहुत ज़्यादा है तो वो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें इंप्योरिटी मिली होती है और जिनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से बहुत ज़्यादा होती है, तो इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है इनको। ये 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दें, पेंटावेलेंट मतलब जो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, पेंटावेलेंट एटम्स 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। सिलिकॉन, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ही लेते हैं सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 ही होते हैं, एक तो सिलिकॉन का होता है, एक जर्मेनियम का होता है, ठीक है। ज्यादातर जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के होते हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, इनकी अगर अपन इंप्योरिटी डालते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है क्योंकि इनमें 5 वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी 5 होती है। तो ये सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्डिंग ही बना पाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप, तो यहां पर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है। ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी मतलब एल्यूमिनियम और बोरोन और इंडियम वाली, जिसमें 3 ही एटम कंबाइन हो पाते हैं सिलिकॉन के 3 एटम से, तो वहां पर 3 बॉन्ड ही बन पाते हैं और सिलिकॉन में एक बॉन्डिंग बच जाती है, एक बॉन्डिंग उसकी रह जाती है, वो होल का काम करती है। तो वहां पर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते हैं, तो वहां पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण वो सेमीकंडक्टर पी टाइप बन जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, अपन पी और एन दोनों को मिला देंगे। तो जब पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो बाउंड्री बनती है उसे अपन पीएन जंक्शन कहते हैं। तो ये डायोड का है, ये डायोड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, इसे डायोड का, पीएन जंक्शन को डायोड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक साइड एन टाइप की होती है और एक साइड पी टाइप की होती है। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी साइड में होल्स ज्यादा होते हैं। और इसमें एक डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन रीजन होता है, जैसे फ्री, जिसमें ये जो आप रीजन देख रहे हो ये डिप्लीशन रीजन बनाती है, ठीक है। इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, आप देख सकते हो
कुछ पॉजिटिव पी के कुछ पॉजिटिव एन साइड में चले गए और एन के कुछ नेगेटिव पी साइड में चले गए, तो रिकॉम्बिनेशन से यहां जो लेयर बनी है दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। ठीक है, जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, जो आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन को रोकता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, बायसिंग का मतलब होता है अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम इस पीएन जंक्शन में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेमीकंडक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट बनता है। तो पीएन जंक्शन ही सेमीकंडक्टर डायोड होता है, तो आपको पता ही है। अब इसको फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड रिवर्स बायस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम पी टाइप को सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, यानी सेमीकंडक्टर का पी वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं अपन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसमें डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है और करंट का फ्लो बढ़ जाता है और बैरियर खत्म हो जाता है, बैरियर कम हो जाता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और रिवर्स बायस में उल्टा काम करेंगे। रिवर्स बायस में क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव से कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहां पर डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है। तो ये कहलाती है आपकी रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से कर लेना भाई। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना कि फॉरवर्ड बायस में करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है ब्रेकडाउन से पहले। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। और रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, रेक्टिफायर जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं उसे रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये काम पीएन जंक्शन डायोड करता है, क्योंकि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है। डायोड ही होता है जो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। तो एसी में करंट डायरेक्शन बदलता रहता है, आपको पता है, तो डायोड एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है उसे। ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन को वो ब्लॉक कर देता है। तो ये रेक्टिफायर का बेसिक प्रिंसिपल है। अब रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव वाले में आप देख सकते हो सिर्फ आधी वेव रह जाती है। तो वहां पर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रहती है और वो नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देता है। नेगेटिव साइकिल को देखो, इसने पॉजिटिव साइड दी है, सिर्फ नेगेटिव साइड को उसने ब्लॉक कर दिया है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट लोड में सेम डायरेक्शन में आता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट लोड में सेम डायरेक्शन में रहता है। आप देख सकते हो नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों ही इक्वल हो गई हैं। तो ये कहलाती है, दोनों हाफ साइकिल्स यहां पर बन जाती हैं। यहाँ दोनों हाफ साइकिल्स हैं, तो ये नेगेटिव हाफ को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव हाफ में, यानी कि नेगेटिव हाफ में भी ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो यहां पर डायरेक्शन सेम हो जाती है, यहां दो डायरेक्शन नहीं रहती हैं। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां से डीसी आउटपुट स्मूथ होता है, एफिशिएंसी करंट की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। करंट जो डीसी का आउटपुट रहेगा वो हाफ वेव में कम रहता है और फुल वेव में ज्यादा रहता है। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये एज अ फिल्टर काम करता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, एज अ फिल्टर बिहेव करता है। ओके, तो ये था आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का रिवीजन। भाई अच्छी तरह से कर लेना, रेक्टिफायर का डायग्राम और ये सब डायग्राम भाई अच्छी तरह से देख लेना, किस तरह से यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा के ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ये भी आप अच्छी तरह से देख लेना। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, जब अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें किस तरह से हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं।
है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से देख लेना, समरी जरूर हर चैप्टर की देखो, समरी रिवाइज करके ज़रूर जाया करो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है डायोड का, कि भाई यहाँ पर डायोड कैपेसिटर को एक डायरेक्शन में चार्ज करने देता है और डिस्चार्ज को रिवर्स डायरेक्शन में रोकता है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है, तो ये आप अच्छी तरह से देख लेना, रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है, डायोड को फॉरवर्ड बायस में करते हैं और डायोड रिवर्स बायस में भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देख सकते हो, यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है और यहाँ रिवर्स बायसिंग भी हो रही है नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो मेन रोल्स क्या होते हैं इसके, वन वे चार्जिंग में इसका यूज़ होता है ज़्यादातर डायोड का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया हुआ है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लेना। तो ये हमारे आज सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है। होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। कुछ टॉपिक्स हमने बहुत जल्दबाजी में कवर किए हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और मुझे पूरा फिज़िक्स का रिवीजन कराना था, ये काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। और आपके लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर हाँ अब ये काफ़ी इजी हो गया है, आप उस लेवल पर आ गए हो। अब तो 17th हो गई है आज और 3 दिन बाद आपका पेपर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक रहा होगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपने सब कुछ पढ़ा है और जिससे भी आपने पढ़ा है उन्होंने भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो अपने टीचर्स पे श्रद्धा और विश्वास रख के, भगवान पे श्रद्धा और विश्वास रख के और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रख के पेपर आपको देना है। मैं मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसा भी पेपर रहे आप बहुत अच्छा करके आओगे। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।